हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत बार देखी होंगी, लेकिन दोस्तों भरोसा दिलाता हूं कि ऐसी वीडियो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। आज मैं दोस्तों आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरंगा। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को श्री पिंगली वेंकई ने डिजाइन किया था। तो दोस्तों आपके पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकई ने डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीन पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद रंग की पट्टी होती है, सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। सफेद पट्टी के बीच में दोस्तों नीले रंग का चक्र होता है। इसके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। सफेद रंग शांति और सत्य को दर्शाता है। हरा रंग देश के विकास और उर्वरता और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। सफेद पट्टी पर स्थित चक्र सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। दोस्तों, कभी आपने यह सोचा है कि अशोक के चक्र में 24 तीलियां ही क्यों होती हैं? तो मैं आपको इसको विस्तार से समझाने वाला हूँ। इसे विधि का चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र को इसलिए अपनाया गया क्योंकि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया था। तो यहाँ से दोस्तों आपके पेपर में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक चक्र में 24 तीलियां क्यों होती हैं। आपको याद रखना है, अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो अशोक चक्र में तीलियां हैं वो किसको दर्शाती हैं? मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने हर एक तीली के बारे में बताया है कि पहली तीली क्या दर्शाती है, दूसरी तीली क्या दर्शाती है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एक करके सभी तीलियों के बारे में पूरी व्याख्या के सहित आपको बता रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। कभी दोस्तों आपने सोचा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर ही क्यों है? तो दोस्तों हम इसको विस्तार से समझते हैं। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। यहाँ पर दोस्तों आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे, लेकिन उसमें सबसे सुंदर पक्षी कौन होता है? आपका मोर होता है। इसी के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपनी सुंदरता के कारण इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, मोर की दो प्रजाति होती हैं। एक होता है नीला मोर, जो भारत, श्रीलंका, नेपाल में पाया जाता है, जबकि दूसरा होता है हरा मोर, जो कि जावा, इंडोनेशिया तथा म्यांमार में पाया जाता है। आपको याद रखना है कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। लेकिन कौन सा मोर है? हरा मोर है। जबकि बात करें नीले मोर की, तो नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर हम ये देखें कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मोर है उसकी कितनी प्रजाति होती हैं और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? यह पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने करवाया था। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अशोक स्तंभ है, इसको
संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। दोस्तों हम इसको थोड़ी गहराई से समझते हैं। अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। अगर हम इसके नीचे की बात करें तो इसके नीचे एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक शेर है और सभी के बीच में एक धर्म चक्र भी बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो अशोक स्तंभ है उसमें कितने हैं, 4 सिर हैं। जबकि अगर हम इसकी बॉटम की बात करें, इसके निचले सिरे की बात करें, तो यहाँ पर एक हाथी है, एक दौड़ता घोड़ा है, एक सांड है और एक शेर है और सभी के बीच में एक धर्म चक्र भी बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल का जो हमारा लेवल हो गया है वो काफ़ी एडवांस हो गया है और पेपर में आपसे यह पूछा जा सकता है कि अशोक स्तंभ में इनमें से कौन सा चिन्ह नहीं होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए चारों में से कौन सा नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अशोक स्तंभ में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या बना हुआ है। आगे देखते हैं। अशोक स्तंभ में नीचे की तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है केवल सच्चाई की विजय होती है। तो ये भी याद रखना है कि जो सत्यमेव जयते है वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। जबकि आपसे यह भी पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर दोस्तों कहीं कोई भी आपके अंदर डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं आपको क्वेश्चन के जरिए पूरा टॉपिक कवर करा दूं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस फैतालिसिस होता है। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा 1950 में दिया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जाता है कि अक्षयवट क्या होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, बरगद को अक्षयवट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यह वृक्ष लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए इसे अक्षयवट भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपके पेपर में पूछा जाता है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, फाइकस वैथालिसिस होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। कमल का वैज्ञानिक नाम नीलवियन न्यूसीफेटा होता है। इसे 1950 में राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो कमल होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सफ़ेद कमल और दूसरा होता है गुलाबी कमल। तो यहाँ तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जो हमारे पास कमल है उसको राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सोचा होगा कि हमारे देश में बहुत तरह के जानवर रहते हैं लेकिन फिर भी बाघ को क्यों ही राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों इसके पीछे बहुत ही सिंपल कारण है कि जो बाघ होता है वो काफ़ी ताकतवर होता है, फुर्तीलापन होता है और इसमें अपार शक्ति होती है जिसके कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया है। अब यहाँ से दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया था? तो अप्रैल 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में ही बाघ परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 से 2 सवाल याद हो गए कि 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, जबकि 1973 ईस्वी में बाघों को बचाने के लिए एक बाघ परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैथरा टिग्रिस हो जाएगा। वहीं अगर आपसे प्रजाति के बारे में पूछा जाता है तो प्रजाति कौन सी हो जाएगी, टिग्रिस हो जाएगी। और अगर वंश पूछता है तो वंश कौन सा हो जाएगा आपका, पैथरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनगण मन।
दोस्तों इसके बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको कुछ नया ज्ञान दे सकूं। तो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में 1911 ईस्वी में लिखा था। दोस्तों याद रखना है कि जनगण मन जो है वो आपका सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और किस भाषा में लिखा था? बंगाली भाषा में लिखा था 1911 ईस्वी में। संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये जो हमारे पास राष्ट्रगान है वो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों ये सवाल आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले राष्ट्रगान कहाँ पर गाया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड है। बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि आप लोग जो सुनते हैं वो अपनी हिंदी भाषा सुनते हो या फिर उर्दू भाषा सुनते हो। तो बाद में आविद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कि जनगण मन किसने बनाया था या किसने इसकी रचना की थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इसका रूपांतरण हिंदी और उर्दू में किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आविद अली ने किया था। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। अब दोस्तों हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था। किस में लिखा था दोस्तों? संस्कृत में लिखा था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे पहले वंदे मातरम 1896 ईस्वी में गाया गया था। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है कि वंदे मातरम को कब राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। वंदे मातरम को उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर आपके पेपर में आता है कि वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुपया। क्या आंसर हो जाएगा? रुपया। अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकारा था। यह रुपए का प्रतीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रुपए का आपको प्रतीक दिखाया गया है। इसमें जो र है वो देवनागरी लिपि और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना है। तो दोस्तों ये सवाल एक बार आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि जो हमारे पास रुपए का प्रतीक है उसमें जो आर है वो किस किस को मिला के बना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना है। यह सीधी लाइन हमारे ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को दर्शाती है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो र दे रखा है उसके ऊपर जो एक क्षैतिज लाइन है, जो एक सीधी लाइन है, वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है हमारे ध्वज को, और बराबर के चिन्ह को दर्शाती है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो हमारे पास रुपए का चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया था। तो यह चिन्ह आईआईटी मुंबई के डिजाइनर श्री डॉक्टर उदय कुमार ने बनाया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आपसे पेपर में पूछता है कि जो रुपये का चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन को 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लेटनिस्टा गैक्रिका। क्या होता है? प्लेटनिस्टा गैक्रिका इसका एक वैज्ञानिक नाम है। और इसको कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 18 मई 2010 को।
हमारा अगला सवाल और अंतिम क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो नवंबर 2008 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। ये नदी दोस्तों भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है, इस कारण इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बहुत नॉलेज देने की कोशिश की है, अगर फिर भी कहीं कोई गलती रह गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों मैं उस गलती को सुधार सकूं। बाकी जो भी आपके राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय तिथि जो आपकी रह गई हैं, मैं उसको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।